तो भारत की आजादी कैसे बचेगी? हम लोगों ने जो लाखों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, लाखों लोगों ने कुर्बानी देने के बाद हम आजाद हुए हैं। कहाँ मुगलों की गुलामी देखा, अंग्रेजों की गुलामी देखा, और पता नहीं कितनी सामाजिक गुलामियों, कुरीतियों, गुलामी से जूझते हुए यहाँ तक पहुंचे। और बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज हम बराबर एक दूसरे के साथ कुर्सी पे बैठने के अधिकारी हुए। ये चीज छीनी जा रही है हमसे खुद। तो जो ये लड़ाई है वोट चोरी की, ये हर हमको आपको नहीं, इस देश के हर नौजवान, आने वाली पीढ़ी अगर इस वोट से ही वंचित हो जाएगी तो कौन सी सरकार बनाएगी, कौन सी हटाएगी? जो ये जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे इसी तरीके से अडानी अंबानी आए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं, रूप अलग है, रूप बदल के आए हैं। और ये सरकार वही है जो अंग्रेजों के साथ आजादी के पहले थी, वही लोग हैं ये। और रूप बदल के अब देश भक्त बन के आए, ये वही लोग हैं जिन्होंने तिरंगा जलाया था, जिन्होंने कहा था संविधान को हम नहीं मानते हैं। आज संविधान की बात करते हो, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारत 28 राज्यों का मिलकर एक गणराज्य है। और मुझे जो दिखता है अपनी निगाह से, वो दिखता ये है कि भारत एक राज्य गुजरात का 27 राज्यों पे आक्रमण है आर्थिक। उन्होंने कहा था कि आप किसी को 10 रुपए देने के बजाय आप उसको 10 रुपए कमाने के लायक बनाते हैं। सरकार कमाने के लायक बनाना चाहिए, ना कि भिखारी बनाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। देश की राजनीति में एक नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। चुनाव आयोग पे लगातार उसकी कार्यशैली पे, उसकी पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। लगाने वाला कौन है? वही जिसको आज की डेट में ये कहा जा रहा है कि वो दूसरे गांधी इस देश के बन के उभर रहे हैं, या तो कह सकते हैं महात्मा बन के उभर रहे हैं, लेकिन है वो राजनीतिक। और राहुल गांधी उनका नाम है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की चोरी का पर्दाफाश किया है, आज शहरों में नहीं, ग्रामीण परिवेश में भी उसकी चर्चा हो रही है। मतलब ग्रामीण परिवेश में चर्चा का मतलब समझ रहे ना आप, वो 65% आबादी जो चुनाव से अपने आप को दूर रखती थी, इस मुद्दे से खुद को वो कनेक्ट करती हुई दिख रही है। मतलब एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस को मजबूत आधार दे रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी को मजबूत आधार दे रहा है। और शायद कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से वोटर लिस्ट में खेल हुआ, उसको उजागर किया राहुल गांधी ने। क्या कुछ कांग्रेस के भीतर में इसको देख के उनकी कितनी मानसिक मजबूती मिल रही है, कितना लड़ाई का जज्बा मिल रहा है कि क्या उन्हें एक मुद्दा मिल गया है? वहीं कुछ विपक्षी पार्टियों के साथ साथ सत्ता पक्ष की भी हम बात करेंगे। इसकी बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोऑर्डिनेटर अवनीश सलूजा जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। धन्यवाद कबीर जी आपका। अब राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पर्दाफाश किया है कि चोरी हो रही है, वोटों की नाम काटे जा रहे हैं, बढ़ाए किनके जा रहे हैं, वही वोट बढ़ाए जा रहे हैं जो लगभग जो बीजेपी को वोट करने वाले होते। एक एक व्यक्ति 5-5, 6-6, 7-7 जगह नॉमिनेट किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये अब पहले से होता चला आ रहा है या ये सिर्फ बीजेपी के 2014 के कार्यकाल के बाद ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये काम जो है बिल्कुल अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है। मुझे जो है, जो सबसे बड़ी बात लगी कि लगातार चुनाव आयोग जिस तरीके से एक सत्ता के दल के पक्ष में खड़ा हो गया है। पहले जैसे चुनाव में कहीं धांधली हुई, गड़बड़ियां हुई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, कोर्ट ने एक्शन लिया है। आपको पता है, इंदिरा गांधी जी ऐसे लोगों को चुनाव छोड़ना पड़ा और चुनाव में जाना पड़ा। ये एक पारदर्शिता थी देश में कि कोई सत्ता, कोई अदालतों के और चुनाव आयोग के ऊपर कोई ना सरकार है, ना कोई जो है पार्टी है। आज के दौर में हम कोई भी प्रश्न चिन्ह, कोई भी बात अगर विपक्ष उठा रहा है चुनाव आयोग के विरुद्ध या कोर्ट में जा रहा है, तो जिस तरीके से इन दोनों संस्थाओं ने रवैया अपना लिया, ये बहुत चिंताजनक है। आपको बताना चाहूँ कि हजारों साल की गुलामी के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली, और आज़ादी का जो कवच मिला वो मिला बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान। उस संविधान के नाते हम और आप दोनों वोट डालने के अधिकारी हुए। हम आपको शिक्षा का अधिकार मिला, हम आपको जो है तमाम ऐसे अधिकार मिले, वोट का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला ही, शिक्षा का मिला, और तमाम ऐसी चीजें थी कि जो हम लोग जिस चीजों से वंचित थे, जैसे बैंक में खाता ही नहीं खोल सकते थे। तो उन अधिकारों को खत्म करने का काम धीरे धीरे वर्तमान सरकार कर रही है। जैसे कि
2014 से पहले आपने देखा होगा कि सरकार कुछ भी करे और सरकार गलत करती थी तो जनता को हक होता था कि सड़कों पे आंदोलन करना, उससे अपनी बात पूछना और अपनी बात कहना। अब ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप सड़कों पे आंदोलन नहीं कर सकते हो, आंदोलन करोगे तो आप पे मुकदमा लिख जाएंगे, बुलडोजर चला दिया जाएगा। आप देख लो, तमाम आप ऐसे पत्रकार जेल हो आए हो, जेल में हैं लोग। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का। जो राहुल गांधी जी ने जो वोट की चोरी की बात की, वो बिल्कुल कोई अपने पास से नहीं की है। इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है उन्होंने उसी को रख दिया है सामने। बिल्कुल। एक विधानसभा में जब आप 1 लाख मतों की से ऊपर चोरी कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो बाकी विधानसभाओं क्या होगा। तो राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है वो जनता के अधिकार को बचाने की है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है और इस देश के संविधान को बचाने की है। और ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होगी, छोटी लड़ाई नहीं होगी, बड़ी लड़ाई होगी। बड़ी लड़ाई होगी। मुद्दा मिल गया है क्या? एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि अभी तक राहुल गांधी एजुकेशन पे बात करते रहे, रिजर्वेशन पे भी बात की है उन्होंने, और जितना भी समान अधिकार है उस पर बात करते रहे कि लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। हर उस फील्ड में भी दलित हो या ओबीसी हो, आदिवासी का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसकी बात करते रहे। लेकिन अब जो ये बात हुई है, ये सीधे सीधे वोट चोरी, मतलब व्यक्ति के नाम हटा के उसकी जगह कोई दूसरा वोट डाल रहा है। मतलब एक जो दिया हुआ अधिकार था उसको खत्म किया गया, खत्म करने की कोशिश की गई। आपको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को, मेरे ख्याल से इससे बड़ा मुद्दा और क्या चाहिए था जनता के बीच तक सही से अपने आप को पहुंचाने का? नहीं, मुद्दा नहीं है ये आप सोचने की बात है। हमारी आज़ादी के जो अमृतकाल मनाया जा रहा है, हम लोग 78 शायद जो है ये इंडिपेंडेंस मनाएंगे, तो आप हम लोग की आज़ादी बचाने की मुहिम शुरू हुई है। ये मुद्दा नहीं है। इस देश की आज़ादी कैसे बचेगी आप बताइए। इस देश की अगर आज़ादी ही नहीं बचेगी, चुनाव आयोग ये कह देगा, जैसे कि साउथ कोरिया में इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन साउथ कोरिया के इलेक्शन को आप देख लीजिए कि वहां पे क्या हुआ कि साहब वोट तो पड़ते हैं, इलेक्शन जितने भी जो है ये डिक्टेटर टाइप के हैं जो है लोग, देश जिनमें डिक्टेटरशिप चल रही है, वहां पे आप देखिए, वहां पे तो जैसे साउथ कोरिया में वोट पड़ेगा, अगर आपने सरकार के अगेंस्ट वोट दे दिया तो साहब वो जो है देशद्रोही हो जाओगे और आपके पे कार्रवाई हो जाएगी। रशिया में देख लीजिए, पिछले पुतिन है, वहां भी डिक्टेटरशिप है, वहां पे विपक्ष है ही नहीं। या तो विपक्ष चुनाव लड़ने वाला जो वहां का राष्ट्रपति या तो अवैध घोषित कर दिया जाता है या वो गायब हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो भारत की आजादी कैसे बचेगी? हम लोगों ने जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, लाखों लोगों ने कुर्बानी देने के बाद हम आजाद हुए हैं। कहाँ मुगलों की गुलामी देखा, अंग्रेजों की गुलामी देखा, और पता नहीं कितनी सामाजिक गुलामियों, कुरीतियों, गुलामी से जूझते हुए यहाँ तक पहुंचे। और बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज हम बराबर एक दूसरे के साथ कुर्सी पे बैठने के अधिकारी हुए। ये चीज छीनी जा रही है हमसे। खुद जब कहा जो है प्रधानमंत्री जी ने कि 400 पार ये चाहिए, और उनके लोगों ने कहा कि हम संविधान ही बदल देंगे, मनुस्मृति ले आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो है पीछे हमें झाड़ू बांध दिया जाएगा और आगे मटका बांध दिया जाएगा कि हम तो पुराने सदी में चले जाएंगे। तो हमें तो उस आजादी को बचाना है। तो आपके माध्यम से, इस कबीर न्यूज के माध्यम से तो कहना चाहिए हर आदमी को इस आजादी बचाने के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। ये कांग्रेस की लड़ाई थोड़ी ना है, ये किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, ये गलत फहमी है। कोई एक व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष का क्या काम है? नेता प्रतिपक्ष का काम है, नेता विपक्ष का काम है कि सरकार को समाज में या देश में हो रही कुरीतियां या गलतियां हैं या नियमता है उसके बारे में सदन के या माध्यम से बताना। पहले के प्रधानमंत्री हुए वो नेता विपक्ष को बुला के बातें करते थे, आल पार्टी मीटिंग में बैठते थे, पूछते थे कैसे हम अच्छा हो। ये प्रधानमंत्री तो बैठते नहीं, उसमें आते नहीं, पहली बात तो। दूसरी चीज, उनको एक बड़ी जो है चीज है, आज तक जो आपने नहीं देखा होगा कि विपक्ष जो है वो दुश्मन है उनका, उसको दुश्मन की तरीके ट्रीट करते हैं कि वो पाकिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या जो उनके पास सब होते हैं, उनके लोगों के पास मतलब अभद्रता की सारी सीमाएं क्रॉस कर जाते हैं। पहली बात, भारत में ऐसा राजनीति का माहौल रहा नहीं। इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, कितनी सुंदर सुंदर बातें करते थे, सदन में मजा आता था, सदन के लोग वो करते थे। राहुल गांधी कुलियों से मिल रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। नेता विपक्ष का क्या काम है? इन्हीं लोगों से मिलके इनके प्रधानमंत्री तो जाएंगे नहीं, वहां सरकार के लोग तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। आखिर जब इनके जो नेता थे जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया पूंजीपतियों ने, अन्ना हजारे,
अन्ना हजारे आए, इंडिया करप्शन करके उन्होंने मूवमेंट चलाया और बड़ा वो किया, इससे लोकपाल बिल को लेकर लोकपाल बिल, आज लोकपाल बिल की बात नहीं होती। नहीं होती। कांग्रेस ने लोकपाल बनाया उस समय, आरटीआई लेके आई, सूचना का अधिकार, आपको पता है आरटीआई खत्म कर दिया। तो जो ये लड़ाई है वोट चोरी की, ये हर हमको आपको नहीं, इस देश के हर नौजवान आने वाली पीढ़ी अगर इस वोट से ही वंचित हो जाएगी तो कौन सी सरकार बनाएगी, कौन सी हटाएगी, जो चाहेंगे। हम जानते कहां जा रहे हैं, आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, हम धीरे धीरे पूंजीवादी गुलामी की तरफ जा चुके हैं। हमें पूंजीवाद ने जकड़ लिया है। हम रेलवे स्टेशन पे, स्टेशन के ग्राउंड में जो होता है, आप प्लेटफॉर्म ग्राउंड में आप गाड़ी लेके चले जाइए, 5 मिनट का भी अगर आप घुस गए, 1 मिनट गाड़ी छोड़ने चले जाइए, छोटी चीज है, कितना पैसा ले लेते हैं आपसे। एयरपोर्ट को क्या किया, बिल्कुल सेम, आप घुसिए, आपसे सरकार आपको बिल्कुल पैसा वसूलने पे लगी। और आपको बताते हैं, अभी मैं परसों की बात है, मैं बैंक गया, मुझे किसी कारण से मुझे बैंक से पैसे निकालने, आप सोचिए क्या है पूंजीवादी गुलामी। वो हमसे पूछ रहे पैसे आपको नगद चाहिए कि रक्षाबंधन है, मैं देना है, हम आपको नगद पैसे नहीं देंगे। ये एचडीएफसी बैंक गुमटी में, ये बैंक है जीटी रोड पे, हमने उनसे फॉर्म लिया, भाई मेरा अपने यहाँ अकाउंट बंद कर दो मेरा, अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर निकाल लोगे तो आप पे चार्ज लगेगा। तो हमारा पैसा हम आपके बैंक में रख दें, हम आपसे, आप उसका ब्याज भी खा रहे हो, हमसे चार्ज लोगे। ये क्या पूंजीवादी गुलामी है। पूंजीवादी गुलामी की तरफ हमें धीरे धीरे ढकेल दिया गया है। और ये धर्म के नशे में जो अंधापन है ना, ये पता नहीं है। अंग्रेजों ने भी जब गुलाम बनाया था भारत को, तो बड़े बड़े लोगों ने बताया था कि तुम गुलाम हो गए हो। जनता कहाँ मान रही, जनता कहती ठीक है भाई अंग्रेज हैं, बड़ा अच्छा है। तमाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोगों ने आंदोलन चलाए। आप ये तो शुक्र है कि 83 ईयर बाद 8 अगस्त 1942 को जो है बॉम्बे में जो है अधिवेशन में ये पास हुआ था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और गांधी ने नारे थे डू एंड डाई, करो या मरो। और ठीक 83 साल के बाद 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ओपन कर रहे हैं इस बार देश के लोकतंत्र बचाने के लिए। इस देश की जनता अगर आई नहीं साथ में ना, तो बहुत रोएगी, बहुत पछताएगी। और राहुल गांधी ऐसा नेता, राहुल गांधी कुछ भी कह लें, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे अगर, तो बहुत पछताएंगे लोग। सुरेश जी, एक बात यहाँ पे निकल के आती है कि मुद्दे भी ठीक रहते हैं, पॉइंट्स भी सही रहते हैं, विपक्ष के नेता का काम भी सही रहता है, लेकिन समस्या ये हो जाती है, खासकर में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, कि आपके मुद्दे कनेक्ट नहीं हो जाते हैं जाके देश की जनता से, खासकर ग्रामीण की जनता से। तो कनेक्टिविटी कब आप शुरू कर पाएंगे, ये कब लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे? कि केवल मोबाइल से पहुंचाना ग्रामीण परिवेश में थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मास जो है महिलाओं के रूप में, वो अभी भी मोबाइल पे नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका जो 60, 70, 80 साल का है, वो भी, उसके पास भी आज मोबाइल नहीं है। वो अभी भी पुरानी बातों को सोच रहा है, वो उसको जो दिखाया जा रहा है वो देख रहा है, जो सामंती वहां पे रोज उसको बैठ के बताते हैं, धमकाते हैं, वो उससे रूबरू हो रहा है, लेकिन आपकी बातों से रूबरू नहीं हो रहा। आप वहां कैसे कनेक्ट करेंगे? 1987 का आप दौर देखिए कि जिस समय जो है आंदोलन शुरू हुए, जो है देश की आज़ादी के, भारत के लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। ना उस समय संचार साधन थे, ना पेपर आते थे, ना गांव में ग्रामीणों में लोग अवेयरनेस लोग पता हो पाता था। आप देखिए कि 1942 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो, भारत की जनता जुड़ी, सड़कों पे निकली। इसी तरीके से कांग्रेस, सर एक चीज थी उस समय जो अब बात हो रही है, वहां आप थे और अंग्रेजी सरकार थी, एक तरफ डिक्टेटर सा उनका दिख रहा था लोगों को। आज जिसकी आपकी लड़ाई है ना, वो सत्ता में, हर जगह सत्ता में है, और वो भी संवाद कर रही है, लोग उसकी ज्यादा सुन रहे हैं, आपकी कम सुन रहे हैं। बात ये देखिए, उनका प्रोपोगंडा चल रहा है, हर जगह वो प्रोपोगंडा चला रहा है। मैं वही आपको बताना, अभी तक देश के नौजवानों को, लोगों को ये बताया जा रहा था कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में, पर्टिकुलर में नाम नहीं लूंगा, धर्म खतरे में, और लोगों को डरा धमका के रख दिया पूरी तरीके से। मैं लोगों से पूछता ये चाहता हूँ, 75 साल में क्या दुर्गा पूजा नहीं होती थी, गणेश पूजा नहीं होती थी, लोग मंदिर नहीं जाते थे, मस्जिद नहीं जाते थे, गुरुद्वारे नहीं जाते थे, चर्च नहीं जाते, सब जगह जाते थे। कहीं किसी को अपने जो है धार्मिक कार्य की पाबंदी नहीं थी। लेकिन ये 2014 के बाद ये आया कि नहीं साहब, जो है हिंदू धर्म बहुत ज्यादा खतरे में है, हिंदू धर्म की सारी जो है मंदिर खतरे में आ गए, सारे देवी देवता जितने सब खतरे में आ गए। ये एक परसेप्शन बनाया गया। कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस देश का मिजाज समझ नहीं पाई। कांग्रेस
अपने पुराने उस पे थी कि एजुकेशन की बात करती रही और डेवलपमेंट पे लगी रही, सिक्योरिटी पे लगी रही, और तो पारदर्शिता पे कि हर चीज साफ साफ होगी तो लोगों को पता लगेगा। उस चीज को सारे इंस्टीट्यूट को कैप्चर कर लिया सरकार ने, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हैं, और आप ये शिक्षा है, शिक्षा अपने हिसाब से पढ़ानी है, गलत इतिहास पढ़ाना है लोगों को, तो तमाम चीज़ें जैसे ले लीजिए कि जो है ये जीएसटी और इसके माध्यम से मिडिल वर्ग के वर्कर व्यापारी को तोड़ दिया, छोटे छोटे व्यापारी खत्म हो गए जीएसटी देना। साहब बताइए, मान लीजिए 2 लाख 3 लाख रुपए से हम व्यापार शुरू कर रहे हैं, एक मामूली सा बात है कि मैं गाड़ी धोने का व्यापार शुरू कर दूँ, तो मुझे जीएसटी देना है, हम अपने बच्चों को क्या पालें। तो कांग्रेस ने क्या किया, एजुकेशन पे इस पे काम करना शुरू किया। आप देखिए कि पूरे प्रदेश में क्या है, प्राइमरी स्कूल है, अभी हमारी आपकी बात हुई, प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में हम गरीब का बच्चा जाता था, पढ़ता था, हम लोग प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए, आपको बताएं। हमने प्राइमरी स्कूल में क्या होता था कि हम पढ़ते भी थे और हमको बेहतरीन दोपहर में भोजन भी मिलता था, दलिया मिलती थी उस समय खाने को लिए, हम लोग दलिया भी खाते थे और फिर घर आते थे, घर पे खाना खाते थे। और एक जो वहाँ संस्कार दिए जाते थे, जो वहाँ माहौल होता था, वो हमारे घर पे उस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल रहा है। जब बताया जाता था कि कोई बड़ा आया है तो पैर छूना है उसको, या मुस्लिम है तो सलाम करना है तुम्हें, कोई आया है तो आपको जो वो देना है, पानी लेके आना है, पिताजी अगर बुलाए तो जी कह के एक बार में दौड़ना है, तो ये चीज़ें सिखाई जाती थी। अब क्या किया, एजुकेशन केवल किताबों तक नहीं सीमित थी, उसमें लोगों को संस्कार भी दिए जाते थे, संस्कार भी दिया। भारतीय जनता, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आके एकदम से कर दिया, ये लगातार जो शिक्षा का निजीकरण होता जा रहा है, चिकित्सा का, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। अब जो जीआईसी स्कूल थे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज थे, सब बंद हो रहे हैं। अब उनकी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की आप स्थिति देखिए, सब जर्जर बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं। सरकार अगर शिक्षा नहीं दे सकती है, चिकित्सा नहीं दे सकती है, सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो क्या दे सकती है, आप बताइए क्या दे सकती है। 3 चीजें तो कम से कम देनी चाहिए सरकार को प्राथमिकता पे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट करना चाहिए, कोई भी सरकार हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाजपा दे, कांग्रेस भी हो तो वो करे। एक तो शिक्षा का अधिकार देना चाहिए, जो कांग्रेस बिल लाई थी कि शिक्षा का अधिकार सबके पास होना चाहिए, हाँ, राइट टू एजुकेशन। दूसरा जो होना चाहिए, राइट टू हेल्थ भी होना चाहिए, कि हमें जो है स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, हमें हर हालत में स्वास्थ्य हमारा, गरीब आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे इलाज कराएगा, वो तो बुझ जाता है पूरा। दूसरा हमें ये है, क्या कहते हैं, हेल्थ हो गया। तीसरा हमें जो है ये होना चाहिए, कम से कम शुद्ध पानी फ्री में मिलना चाहिए। ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियां, सुरक्षा देनी चाहिए हमें सरकार की। आप क्या देखें, कहीं एक तो अभी जो है दिल्ली में सांसद अपने घर के बाहर टहल रहे थे, उनकी सुबह चैन छीन ली गई, रोज अपराध हो रहा है। तो इसका कारण है सिर्फ शिक्षा का अभाव, निजीकरण शिक्षा का नहीं होना चाहिए। वही ना सर, कि वही बातें होती हैं, कांग्रेस की तरफ से होती हैं। उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से सरकार नहीं बना पाई है अभी तक। क्या है कि आपके मुद्दे जमीन तक पहुंच नहीं थे। वही मैंने आपसे पूछा था कि वैसे स्ट्रेटजी है आपके पास भी एक क्षेत्र का चार्ज भी है, ऐसे क्या स्ट्रेटजी है कि आप उन मुद्दों को जमीन से कनेक्ट करा सकें? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दलित ओबीसी के वोट सबसे ज्यादा काटे गए हैं, और ये वोटर ही जो जिसके वोट काटे हैं, ये बहुत बड़ा मार्जिन पैदा करते हैं। ये अब मिलिटराइज्ड हो गया है, एजुकेट हो रहा है, इनके बीच में काम हुआ है, लोग वहां से निकल के बाहर आ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस किस तरीके से लोगों को बहका रही है और आगे उनका फ्यूचर कितना खराब होने वाला है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से उनको जो राइट्स मिले थे वो खत्म होने वाले। तो इन तक कनेक्टिविटी कैसे करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस बहुत तेजी से काम करे संगठन सृजन के माध्यम से। कांग्रेस पहले 2-3 सेक्टर में कांग्रेस का संगठन होता था कि प्रदेश अध्यक्ष हो गया, जिला अध्यक्ष हो गया, ब्लॉक अध्यक्ष हो गया, बूथ अध्यक्ष। बहुत अब कांग्रेस ने कई सेक्टर में बनाए हैं अपने। अच्छा, मतलब टीम बढ़ा रहे हैं। अब बीएलओ तक बना दिया है कांग्रेस ने अपने, BLO 1 BLO 2। 15 अगस्त तक हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में पूर्ण हो रहा है। हर BLO पे आपका एक व्यक्ति, हमने 20 हमने मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, 20 बूथ पे एक मंडल अध्यक्ष, यानी ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया तो उसको छोड़ दिया सब। अच्छा, 20 बूथ पे मंडल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के नीचे बूथ अध्यक्ष, नहीं, मंडल अध्यक्ष के नीचे बूथ अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की जो कड़ी है वो BLO है। BLO वहां पे वोट चेक करेगा। हम लोग कांग्रेस तो ये भी करने जा रही है, हर बूथों पे वोटर लिस्ट निकाल के चेक करने जा रही है। कितना जो फर्जीवाड़ा हो रहा है इस पे भी काम कर रही है।
दूसरा जो है जिला अध्यक्षों को बहुत पावर दी गई है। अब जब हम बूथ तक अपना स्ट्रक्चर बनाने में सफल हो गए हैं, हम पूरी तरीके से, हमारे कुछ ही डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं यूपी में जिनका काम अभी थोड़ा बहुत रुका हुआ है, जो हमारे बिल्कुल, मैं कई जिलों में बुंदेलखंड के गया हूँ, तो बुंदेलखंड के जिलों में ये स्थिति थी जहाँ पे हम लोग 50-60 लोग इकट्ठा हो पाते थे बड़े मुश्किल से मीटिंगों में, जो ड्राई बेल्ट जिसको कह रहे थे कांग्रेस के लिए, वहाँ भी 100-150-200 लोग आम मीटिंगों में आ जा रहे हैं। अभी हम एक मीटिंग में 3 तारीख को करके आए, हमारे साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप आदित्य जैन भी थे। उन्होंने देखा उनका हमीरपुर में मीटिंग हुई सरावा में, तो उन्होंने देखा कि यार किस तरीके के लोग आए, और महिलाएं आई। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी महिलाएं नहीं निकलती हैं, हाँ, तो वहाँ भी महिलाएं भी आई, तो लोग काफी जागृत हो रहे हैं और लोगों को ये तो पता लग गया है कि देश गुलामी की तरफ जा रहा है। आप लोग मतलब पहुंच रहे हैं, मुद्दे को पहुंचा रहे हैं किसी तरह। अब आप पहले नहीं हो, तो पहले जैसे मैं सुबह मोती झील टहलने जाता हूँ, तो मोती झील में पहले होता था कि साहब प्योर तरीके से होता था इस सरकार के हम साथ हैं। अब क्या धीरे धीरे, पहले लोग शांत हो गए, मैंने कहा क्या आप राजनीतिक चर्चाएं नहीं होती, मैं वहीं पे एक्सरसाइज करता हूँ, कुछ होता हूँ। फिर अब धीरे धीरे जो छोटे व्यापारी हैं माहौल बदल, वो कहते हैं कि साहब ये तो बर्बाद कर दिया, इसे तो निपटा दिया। आप चले जाइए इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों में, आप चले जाइए रनिया, चले जाइए इधर, चले जाइए इंडस्ट्रियल स्टेट में, चले जाइए, आपको हर महीने एक दो फैक्ट्रियों के शटर गिरते मिलेंगे। फैक्ट्री वाले कहते हैं कि साहब कोई हमसे रेंट पे ले ले, इसको जो चाहे चला दे। कांग्रेस ने 41% FDI दी थी, 100% FDI ले आए हो भाई, पूरा चाइना आपकी मार्केट कैप्चर कर लिया। हमारे नौजवान क्या बनाएंगे? हमारे नौजवानों को आप MSME के नाम पे ठग रहे हो, लोन दे रहे हो, उनको करप्ट बनाएंगे क्या? कहाँ मैंने एक बार एक क्वेश्चन किसी से किया था, एक प्रोफेसर थे JNU के, मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए आपके 100 रुपए का नोट होता है, 10 रुपए का नोट, तो उस पर लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, मैं ये पैसा वापस करूंगा अपने देश को। सरकार हमसे टैक्स को लेके क्या करती है? हमने मान लीजिए सपोज करिए एक बॉल पेन बना ली, आप समझ करिए कि ये पेन है, इस पेन को मैंने बना ली, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट मान लीजिए 5 रुपए आई, ठीक है ना, सरकार इस पे 2 रुपए टैक्स तुरंत ठोक देगी, ये 7 रुपए का हो जाएगा। ये क्या टैक्स है? ये मैं किस टाइप का टैक्स है? ये गुंडा टैक्स मान लें तो सरकार का। भाई 2 रुपए आप हमसे तब लो कि इस पेन को अंतरराष्ट्रीय स्तर या कहीं बेचने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप हमसे 5 रुपए का हमने बनाया, आप हमको 7 रुपए 2 रुपए दे के ले लो हमसे, इसको ले जाओ मार्केट में, चाइना में आप भी बेचो ना, इसको 12 रुपए का बेचो, 10 रुपए का बेचो, अंतरराष्ट्रीय कहीं ले जाओ। तो सरकार कुछ भी हिंदुस्तान के व्यापार पे ध्यान, लोगों का व्यापार यहाँ लाने के एस्टेब्लिश करने पे लगी है, हमारा व्यापार बाहर नहीं जा पा रहा है। ये बहुत बड़ी ये लोगों को गरीब के गरीब करे जा रहे हैं, बाहर के लोगों को और बड़े लोगों को अमीर से अमीर कर दे रहे हैं। ये जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे इसी तरीके से अडानी अंबानी आए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, रूप बदल के आए हैं। और ये सरकार वही है जो अंग्रेजों के साथ आज़ादी के पहले थी, वही लोग हैं ये, और रूप बदल के अब देश भक्त बन के आए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तिरंगा जलाया था, जिन्होंने कहा था संविधान को हम नहीं मानते हैं, आज संविधान की बात करते हो, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इनके नेता कहते हैं कि आज़ादी तो 2014 में मिली है, तो 15 अगस्त को इनको जो है आज़ादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए, इनके प्रधानमंत्री को झंडा नहीं फहराना चाहिए, इनको तो 2014 में जो मई में जब बने थे प्राइम मिनिस्टर, उस दिन मनाना चाहिए था। तो प्रोपोगंडा है कि कई प्रकार का, देखिए है इसमें जो है मिक्स है। लेकिन जनता अगर नहीं जागी, मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और हाथ जोड़ के लोगों से कह रहा हूँ, वक्त है जाग जाओ, वक्त है जाग जाओ। ना हम सफर थे, ना हम नसी से निकाला जाएगा, ये हमारे पाँव का कांटा है, खुद से निकाला जाएगा। कोई नेता हमको नहीं बचा पाएगा, कोई नेता नहीं, हमें खुद बचना होगा। बचने की बात आ रही है तो सोशल मीडिया पे एक प्रश्न और आ रहा है कि इतनी मुखरता से राहुल गांधी लगातार लगे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब वो समय आ गया है कि शायद राहुल गांधी की गिरफ्तारी करा दी जाए। क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या कांग्रेस के में ऐसी कुछ बातें चल रही हैं कि हमारे नेता को शायद गिरफ्तार कर लिया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैंने परसों एक ट्वीट किया, एक्स पे लिखा है, और शायद ये नजीर बने कि आपके चैनल को लोग हिंदुस्तान में पूरे सुने। मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संघ का इतिहास बड़ा डरावना रहा है। संघ किसी भी हद तक जा सकता है, संघ कुछ भी करा सकता है। मैंने लिखा है, खड़गे जी को भी लिखा है, और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं कांग्रेस में, उनको भी मैंने एक्स पे लिखा है
राहुल गांधी की सबसे पहले सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा की समीक्षा। राहुल गांधी की सुरक्षा गांधी परिवार की बात नहीं है। राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जो इस देश को जो है विपक्ष का काम कर रहे हैं, और सरकार जिससे हिल रही है, जिस सिंहासन उनका हिल रहा है। और राहुल गांधी की सुरक्षा के ऊपर तो मैं तो आपके माध्यम से खड़गे जी से कहना चाहूँगा कि उनको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरे विपक्ष को जाके गृह मंत्री से मिलकर बात करनी चाहिए। जिस तरीके से उनकी सुरक्षा कम की गई है, ऐसी ही सुरक्षा कम की गई थी राजीव गांधी जी की, जो हमने उसके परिणाम देखे हैं। ईश्वर करे राहुल गांधी हमारे जी स्वस्थ रहें, ईश्वर करे उनकी दीर्घायु हो, लेकिन मुझे बहुत भय लगता है इस टाइप के वातावरण में, और खासकर संघ से। मतलब जेल भी करा सकते हैं लोग। जेल छोटी चीज है। जेल छोटी चीज है, बड़ी चीज बोल दी। क्या लगता है आपको कि ये मुद्दा नरेंद्र मोदी की विदाई का मुद्दा है? कि एक तो 75 साल वाला तो मुद्दा चल ही रहा था, इसके बाद ये वोट चोरी, चौकीदार ही चोर है, केतली सॉरी चाय वाला ही चोर है, कि जो नारे लग रहे हैं कि क्या विदाई का समय आ गया है नरेंद्र मोदी का? अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो है, 3 दिन पहले की बात है, राष्ट्रपति से दोनों लोग मिले हैं, प्रधानमंत्री जी भी और गृह मंत्री जी भी। और बाकायदा चाहते तो चुपचाप होकर मिलाते हैं, फोटो से वायरल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दोनों ने फोटो को वायरल किया, सब कुछ किया है। तो कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा है। मोदी जी की स्वीकार्यता जो है पार्टी में घटी है। आप देखिए कि जबरदस्ती लोगों को मोदी जी के समर्थन में खड़ा किया जा रहा है, उनके दल को भी, उनके दल में भी उनकी स्वीकार्यता नहीं है। दूसरी चीज, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना भूल गया, मैं आपको बता दूं, भारत 28 राज्यों का मिलकर एक गणराज्य है। और मुझे जो दिखता है अपनी निगाह से, वो दिखता यह है कि भारत एक राज्य गुजरात का 27 राज्यों पे आक्रमण है आर्थिक। लोग कहते भी हैं कि 2 गुजराती पूरे देश में। 2 नहीं, 4-5 हैं, ये 8 हैं गैंग। एक ने जैसे होता है कि टीम मैनेजमेंट होता है, एक ने सत्ता संभाल ली, चेहरा बन गया, एक मैनेजमेंट संभाल लिया, एक ने अकाउंट संभाल लिया, एक ने और मैनेजमेंट संभाल लिए। तो जैसे इन्होंने ये प्रधानमंत्री बन के देश का चेहरा बन गए, और अमित शाह जी पूरे देश को डराने धमकाने का काम शुरू कर दिया। कौन कौन उंगली कर रहा है उसको बताओ, कौन आ रहा है सामने? अडानी और इनको लगा दिया 2 लोगों, ये आप साहब पूरे देश से पैसा बटोरिए, इकट्ठा करिए, बड़े से बड़े टैक्सेस लगाते यार। टैक्स, आप टोल पे चले जाइए, कोई टोल ऐसा ही नहीं जो 120 रुपए से कम। सड़कें धसी पड़ी हैं, आप लखनऊ या आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, सड़कों की क्या दुरुस्त है। आप कितना लूट रहे हो, कितना लूट रहे हो। कानपुर से लखनऊ चले जाइए, 2-3 साल से सड़कें बन रही हैं, पूरा ट्रैफिक जाम है। लेकिन जबकि ये नियम है जो है NHAI का, कि जब कोई रोड बनती है तो वहां पे टोल उस दिन के उस समय तक के लिए 10 साल के लिए पैसा निकाला है बस। कह रहे हो कि जो टैक्स ले रहे हैं इससे रोडें बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हो, जो हमारे टैक्स के पैसे, भी टैक्स क्यों ले रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ कितना आप घर से निकलिए, आपको लूटना शुरू हो जाता है। बिजली के मीटर से शुरू हो जाए, घर से निकालिए, बिजली स्मार्ट मीटर लगा, अब अडानी मीटर आपने। क्या हो रहा है इस देश में? मतलब पूरी तरीके से गुलाम है। जो लोग जो है प्रीपेड मीटर है, कह रहे हैं हमें पैसे गायब हो जाते हैं। पहले पोस्टपेड वो प्रीपेड मोबाइल आता था, आप डालते थे 100 रुपया, गायब हो गया 20 रुपये 30 रुपये। कंपनी का कोई सुनने वाला नहीं। और कोई भी किसी आदमी ने अभी फेसबुक पे डाल दिया लाइट की समस्या को लेकर, उसके खिलाफ FIR हो गई कानपुर में। तो पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये देश को गुजरात लॉबी, गुजरात स्टेट पूरी तरीके से लूट रहा है। तो जाने का वक्त आ गया उनके लिए। जनता ही लाई थी, जनता ही विदा करेगी। इसी बीच लेकिन ड्यूरेशन में लोग कह रहे सितंबर में चले जाएं। हमें तो लगता है कि जिस तरीके से जो है डे बाय डे जो है पोल खुल रहे हैं, राहुल जी ने बताया कि 25 सीटें अगर बेईमानी से न जीती गई होती तो 25 सीटें जो, वरना ये प्राइम मिनिस्टर ने होती, इन्होंने 60-70 सीटों का प्लानिंग की थी। तो उस हिसाब से 239-40 सीटें आई हैं, मतलब 150 सीट इनको केवल मिली थी। 70 सीटें जो 80 सीटें जो उन्होंने प्लान की थी वो जीत के हैं, बाकी तो हारे हुए हैं। अगर वो प्लान ना होती 150 के अंदर थी। आपकी कानपुर नगर वाली सीट, कानपुर नगर हो चाहे जो है, मतलब देहात में, क्या लगता है आपको? 20,000, 21,000, अकबरपुर सीट 40,000? देखिए, एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते अभी इस पे जांच चल रही है। हम लोग भी अपने जो है वार्डों की लिस्टें मंगा के देख रहे हैं। कहीं जब कहते हैं जब घपला हुआ है तो हर जगह हुआ है।
एक जगह तो नहीं हुआ, टारगेटेड सीटें थी। कानपुर लगता था कि आलोक मिश्रा जी पूरी तरीके से चुनाव जीत जाएंगे, जनता जिस तरीके से समर्थन मिल रहा था, चारों तरफ समर्थन मिलता। राजा रामपाल जी के लिए कितना भयंकर समर्थन था कि लोग सड़कों पर निकल के चुनाव लड़ा, जनता चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद चुनाव जनता लड़ते लड़ते चुनाव रिजल्ट आए तो ये जो है अप्रत्याशित रिजल्ट है। लेकिन ठीक है, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहूं कि जनता को एक ही बात सोचनी पड़ेगी कि हम आर्थिक गुलामी में जा चुके हैं। हमारे बैंक से पैसे समझ में नहीं आ रही उनको 2000 का किसान सम्मान निधि मिल जा रहा है, अनाज मिल जा रहा है, तो उसी पे टूटे। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। जनता को वो सोचना चाहिए कि जब उनके सारे 68,000 करोड़ रुपए राती राता जो है कांग्रेस ने माफ कर दिए किसानों की किसान कर्ज, उसके बाद भी उन्होंने सत्ता बदली, तो जो उनको मिल रहा है उनके हक का है उनको, लेकिन क्यों मिल रहा है ये पूछना जरूरी है। क्या ऐसी नौबत आ गई कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है? 80 करोड़ लोगों को हम किताबें और दवाइयाँ क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को मकान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को हम रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जिम डोनाल्ड ने एक बात कही थी, दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा था कि आप किसी को 10 रुपए देने के बजाय आप उसको 10 रुपए कमाने के लायक बनाते हैं। सरकार कमाने के लायक बनाना चाहिए, ना कि भिखारी बनाना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न है आपके से, कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न उठता है कि चलिए ठीक है, आप वोटर लिस्ट में की पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप कोर्ट भी जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, हलफनामा भी कोर्ट मांग रहा, आप हलफनामा भी दे रहे हैं, ये भी बड़ी बात है कि हम सत्य हैं तो हम सही हैं तो हम दे रहे हैं। बात आती है कि जब ईवीएम की बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं चलिए इस तरह से वोट चोरी हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन जब ईवीएम का मुद्दा आता है, अखिलेश जब यही बोलते हैं मैं 80 में 80 सीटें जीत जाऊं तो भी मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, पूरे देश में है, तो ईवीएम जैसे मुद्दे को व्यापक स्तर पे कांग्रेस क्यों नहीं उठाती है कि हमारा वोट फिर से बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए हमारा? देखिए, तमाम बड़े बुद्धिजीवियों ने ईवीएम का मुद्दा इस देश में उठाया, वगैरह कैंपेनिंग चलाई है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील रहे हैं उसमें, बड़े बड़े महमूद प्राचा ऐसे लोग, महमूद प्राचा रहे थे, राजेंद्र पाल गौतम, बहादुर सिंह हैं क्या करते हैं वो भी थे, तमाम लोगों ने मूवमेंट चलाया। कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, हर चीज का प्रूफ पहले इकट्ठा है। कहना राहुल गांधी 6 महीने हमने एक्सरसाइज की। बिल्कुल। अब मामला ईवीएम डाटा टैंपरिंग का आएगा। देखिए, डाटा टैंपरिंग का तो आएगा ही, डाटा टैंपरिंग का आएगा। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि 2022 के जो इलेक्शन हुए फर्स्ट फेज में, चुनाव आयोग ने बताया फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद कि 62% पोल हुए हैं वोट, और मतदान सफलतापूर्वक सफल हो गया। बट जब काउंटिंग हुई तो 61 के ऊपर, 61 पॉइंट कुछ निकले, तो मतलब 6% के करीब डाटा टैंपरिंग का मैटर है। तो डाटा टैंपरिंग भी हो रही है, वोटर लिस्ट भी ठीक की जा रही है, सीबीआई भी लगाई गई है, पुलिस भी लगाई गई है, ईडी भी लगाई गई है। चारों तरफ से जो है इस देश के लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश की गई है, वो करीब हद तक मिटा ले गए हैं। देखिए, मैं वो खुल के कह रहा हूँ, भारत का लोकतंत्र बचा उचा है नहीं कुछ। हमें आज़ादी बचाने के लिए संघर्ष करना, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, और फिर से लोग जेल जाने, गोली खाने के लिए तैयार हो जाएं। ये कोई वो मामूली, मैंने आपसे पहले शुरुआत की, लड़ाई बहुत बड़ी है। राहुल गांधी यह लड़ाई जीतेंगे? हाँ, जनता उनके साथ है, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। बड़ा से बड़े यहाँ पे अंग्रेज चले गए, मुगल छोड़ के भाग गए, तो इनकी क्या हैसियत है? इनको तो सत्ता छोड़ के जाना ही पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सलूजा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये लड़ाई हम जीतेंगे, और हम क्या, राहुल गांधी के साथ देश की जनता जीतेगी, क्योंकि जब अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, तो ये तो खैर हैं, ये तो यहीं के हैं, तो ये तो हारेंगे ही हारेंगे। दूसरा एक अहम बात बोली है कि मुद्दा नहीं है कोई, ये विपक्ष के नेता का काम होता है कि जिस तरीके से देश में सरकार लोकतंत्र के खिलाफ या जनता के खिलाफ कार्य कर रही है, उसको उजागर करना, और उसमें क्या कमियां हैं जिससे लोकतंत्र खत्म हो रहा है, या जो संवैधानिक दायरे हैं उससे अलग हटके कुछ काम किया जा रहा है, उसके विपरीत कोई काम किया जा रहा है, वो खत्म हो रहा है, वो बताना राहुल गांधी और मुख्य विपक्षी दल के नेता का काम होता है, वो कर रहे हैं, और जनता इसमें जरूर कनेक्ट हो। इसलिए इस तरीके की जो मुहिम है उसमें जनता को कनेक्ट होना चाहिए, और तभी ये सफल हो पाएगा, आपका लोकतंत्र बच पाएगा, आपका संविधान बच पाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। आपका भी बहुत शुक्रिया।